नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम एसएससी जीडी 2025 के लिए पीवाईक्यू लेके आए हैं, जो हमने 20 फरवरी 2024 के फर्स्ट का जो एग्जाम हुआ था, जिसमें हमने जीके और हिंदी के क्वेश्चनों को लिया है। ये हमारी सेकंड क्लास है। यदि आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपका आया था कि भारत की पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष में लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश में आयोजित की गई थी? तो ये कब की थी? वही 1970 में, 87 में, 93, 87 में। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर है वो आपकी की थी 1970 ईस्वी में। ठीक है, चलिए भारतीय जनगणना के बारे में और जानकारी जान लेते हैं। देखिए, आर्थिक जनगणना से देश के प्रतिष्ठानों और आर्थिक परिचालन को विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। ठीक है, जनगणना से। और इस जानकारी का इस्तेमाल सरकार और दूसरे निर्धारक योजना बनाने और नीति बनाने में करते हैं। ठीक है, और भारत सरकार ने साल 1976 में आर्थिक जनगणना और सर्वेक्षण नाम से योजना शुरू की थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने अर्थशास्त्र सांख्यिकी निर्देशालय से साथ मिलकर पहली जनगणना की थी। पहली जनगणना किसने की थी? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और सांख्यिकी निर्देशालय ने एक साथ मिलकर पहली जनगणना की थी। आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट थी कि इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका आया था, वो था 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो किस संस्था की योजना आयोग के स्थान पर तो की गई थी? नीति आयोग की स्थापना। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना 2015 में। ओके, और इस योजना आयोग का उद्देश्य जो कुछ था, क्या था? ठीक है, इस योजना का जो उद्देश्य था वो था, यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवा प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक तथा नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपका है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इज एन इनिशिएटिव बाई। ठीक है, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स है, वो किसके एक पहले थी, वो किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो आपकी की गई थी, जो DPIIT के द्वारा, यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रोग्राम प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड। ओके, इसके द्वारा की गई थी। और इसका देखिए उद्देश्य क्या था? इसका जो उद्देश्य था वो आपका था, ई कॉमर्स को उपभोक्ताओं के लिए अधिक समावेशी और सुलभ बनाना तथा उपभोक्ताओं को मांग को निकटतम उपलब्ध आपूर्ति के साथ मिलान करने में सक्षम बनाना तथा उपभोक्ताओं को अपने पसंदीदा स्थानीय व्यवसाय चुनने की भी स्वतंत्रता देना तथा एकाधिकारवादी प्लेटफॉर्म पर निर्भर कम करें और डिजिटल वाणिज्य परिदृश्य, नवाचार और समावेश को भी बढ़ावा देना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या आता है, जब मेंडलीफ ने, ठीक है, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया था उस समय कितने तत्व थे? ठीक है, उस समय कितने तत्व थे? ऑप्शन को देख लीजिए। ठीक है, उसमें यदि आपको ये याद है तत्व, ठीक है, तो उसमें आपके जो तत्वों की संख्या थी वो आपकी थी 63। ठीक है, जब मेंडलीफ ने कार्य आरंभ किया था तो उसमें 63 तत्व थे उस सारणी में। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन आपका आया था, करंट अफेयर से था, 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो ठीक है, तो किसे चुना गया? तो उसमें आपको चुना गया था नवनीत कौर को। ठीक है, किन्हें? नवनीत कौर को 2023 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था वो आपका आता था, एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता कौन बन गई? ठीक है, तो पेशेवर प्रतियोगिता कौन बन गई थी? कब बन गई थी? ठीक है, किस सन में उन्होंने ये पता एथलेटिक्स में? तो ये बन गई थी 1977 में। ठीक है, 1977 में बन गई थी IAAF। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आपका ये आया था कि निम्न में से कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारतीय रत्न प्राप्त करने वाली पहली गायिका बन गई थी? गायिका गायिका बन गई थी। ठीक है, तो इसमें आपको जो राइट आंसर बताना है, ऑप्शन को देख लीजिए। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका है MS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, MS सुब्बुलक्ष्मी बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भयमुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री को? तो ये आपको किया गया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना, अच्छी तरह से याद कर लेना, नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोध समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो सत्यशोध जितने भी आपके हैं, सभी समाज हैं, सभी के संस्थापक आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो सत्यशोध समाज के आपके जो संस्थापक हैं वो आपके हैं ज्योतिबा राव फूले। ठीक है, राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत के कथक नृत्य के प्रतिपादक हैं। ठीक है, वे कहाँ के रहने वाले हैं? निवास स्थान उन्होंने पूछा है। ठीक है, तो उनका जो निवास स्थान है वो आपका लखनऊ का है। पंडित बिरजू महाराज कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायाधीश को हटाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। ठीक है, न्यायाधीश को हटाने के संबंध, तो भारतीय संविधान क्या है भाई? भारतीय संविधान न्यायाधीशों को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता, या न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है, या
यह केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। यह न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत लचीली प्रक्रिया निर्धारित है। ठीक है, इसमें तो आप इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका है न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। ठीक है, हमारा भारतीय संविधान, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है देखिए, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगास्वामी जो कप है उसका जो संबंध किस खेल से है? उसका आपका संबंध है हॉकी से। ठीक है, रंगा कप का संबंध है आपका हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुसार यदि किसी माता पिता या संरक्षक वास्तविक आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करते हैं तो उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उनकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है, तो उनकी उम्र होनी चाहिए 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, बैडमिंटन के एक खिलाड़ी की शुरुआत में और जब स्कोर बराबरी का होता है तो सर्वर बाईं ओर के सर्किट कोर्ट्स में सर्व करता है और सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस के कोर्ट में, लेकिन ये एक ही तरफ खड़े होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको क्वेश्चन था, तो इसमें आपका जो आंसर था वो इसमें देखिए दोनों भी गलत है। ठीक है, ना एक था और ना दूसरा, दोनों क्वेश्चन गलत है। इसमें देखो जो सही क्या है उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, जब स्कोर बराबर होता है तो सर्वर दाएं सर्किट कोर्ट की सर्विस करता है। ठीक है, और जब स्कोर विषम होता है तो सर्वर बाएं सर्विस कोर्ट में सर्विस करता है। और बैडमिंटन एक रैकेट खेल है जिसमें दो खिलाड़ी या दो जोड़े विपरीत दिशाओं में खड़े होकर नेट के ऊपर से शटलकॉक को मारते हैं। और बैडमिंटन कोर्ट की जो लंबाई है वो 13.4 मीटर और चौड़ाई 13.1 मीटर होती है। और एकल कोर्ट की चौड़ाई अगर एक टीम होती है तो वहाँ आपके कोर्ट की चौड़ाई होती है 5.18 मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैडमिंटन मैच 3 गेम से मिलकर बना होता है और हर गेम में 21 अंक होते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका यह है, मुद्रापूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला माप क्या है? ठीक है, तो मुद्रापूर्ति का सबसे अधिक माप किए जाने वाला उसकी माप क्या है? देखिए क्वेश्चन जो था बिल्कुल प्योर इंग्लिश में आया था इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजरमेंट ऑफ द मनी सप्लाई, इस तरह से आया था। ठीक है, तो हमने इसमें हिंदी में मिला बना के भी इसमें लिख दिया है। ठीक है, तो मुद्रापूर्ति का सबसे इस्तेमाल किया जाने वाला मापक है वो आपका होता है M3। ठीक है, अब हम M3, M1 और M4 के बारे में विस्तार से जानेंगे क्या होता है M3। ठीक है, ये मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला जो मापक है वो M3 है और इसे व्यापारिक मुद्रा भी कहा जाता है। ठीक है, और भारत में भारतीय रिजर्व बैंक RBI मुद्रा आपूर्ति के मुख्य मापक तौर पे M3 का इस्तेमाल करता है। ठीक है, M3 का अधिकांश इस्तेमाल किसका किया जाता है? M3 का। और M1 के बारे में देखते हैं। M1 क्या है? सार्वजनिक मुद्रा और बैंकों के आसपास मांग या जमा है। ठीक है, बैंकों के पास जो समयावधि जमा होती है वो M1 के अंतर्गत और जनता द्वारा जमा की गई सभी करेंसी नोट आपके M1 में आते हैं। ठीक है, RBI के पास सभी बैंकों की जो जमा धनराशि वो भी M1 के अंतर्गत आती है और जैसे कि सभी बैंकों के नेट टाइम डिपॉजिट भी M1 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और M1 क्या होता है इसमें देखिए, M1 को संकीर्ण मुद्रा भी कहा जाता है और यह प्रचलन के में मौजूद सभी नकदी और सिक्कों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और M2 M1 के सभी कारकों के साथ साथ $1,00,000 से कम की मनी मार्केट संपत्ति को भी शामिल करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? देखिए 2023 के अनुसार देखिए, तो महिला आरक्षण जो विधेयक है उसमें जो है कितनी सीटें कही गई है? तो उसमें कही गई है आपकी 1/3। ठीक है, तो 1/3 सीटें के लिए कहा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका 2 वाला राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? देख रहे हैं, मतलब 2024 का जो पेपर हुआ था उसमें 2018 की करंट अफेयर पूछी गई है। ठीक है, तो आपकी भी 2018 क्या आपकी भी 2020 तक की भी करंट अफेयर पूछी जा सकती है। ओके, देखिए इसका जो आंसर है किसको मिला था? तो ये जो आपको पुरस्कार मिला था तो वो मिला था आपको स्वरूपा सेन को। देखो किसको मिला था? स्वरूपा सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बारोस हिंदू त्योहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ठीक है, जो बरस त्योहार है वो हिंदी दीपावली के समान है। अपने हिंदू त्योहारों में जो दीपावली उसके समान होती है, किस जनजाति द्वारा मनाई जाती है? तो वो मनाई जाती है आपके वारली और कोंकणा जनजाति होती है, वारली और कोंकणा जनजाति के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर ये वाला बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका इंग्लिश में आया था, सेम टू सेम इसी प्रकार का आया था, लेकिन इसका जो हिंदी प्रारूप है वो है ये, एक देश में विशिष्ट समय से संबंधित। ठीक है, एक देश में विशिष्ट
समय से संबंधित जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक डेटा का संकलन, विशिष्ट और प्रसारण करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसकी जो प्रक्रिया है तो वो आपकी कहलाती है पॉपुलेशन सेंसस। ठीक है, पॉपुलेशन सेंस के अंतर्गत आती है। पॉपुल और देखिए जनसंख्या के बारे में यदि महत्वपूर्ण स्रोत देखें तो जनसंख्या से मिलने वाली जो जानकारी होती है, उसकी सरकार क्या करती है देखिए, उसको राष्ट्रीय नीति बनाने में काम करती है। जनसंख्या डेटा और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक को सांख्यिक रूप में व्यक्त करता है। इससे रोजगार, शिक्षा, आय, विवाह दर, जन्म और मृत्यु दर जैसी जनगणना शामिल होती हैं। जनसांख्यिकी विश्लेषण आयु, जाति, जन्म, लिंग जैसे कारकों पर आधारित जनसंख्या घनत्व का भी अध्ययन करता है। जनसांख्यिकी विश्लेषण से मिलने वाली जो रिपोर्ट है वो सांख्यिकी आंकड़ों का प्रस्तुत करती है। ठीक है, और जनसंख्या रिपोर्ट से मिलने वाली अनुपम दशक की जनगणना पर निर्भर नहीं करती है। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की प्रारंभिक शैली का नाम क्या है? ब्राह्मी लिपि, संस्कृति लिपि, पाली या सिंधु लिपि? ये सिंधु लिपि। ठीक है, तो आपकी जो सबसे पुरानी लिपि है वो आपकी होती है सिंधु लिपि। ठीक है, सबसे पुरानी लिपि आपकी सिंधु लिपि, उसके बाद में आपकी, और यदि भारत की पूछी जाए तो आपकी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, सबसे पुरानी लिपि जो भारतीय उपमहाद्वीप की वो आपकी सिंधु लिपि ही आती है। इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे पुरानी लेखन शैली सिंधु लिपि है, जो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और माना जाता है कि यह सभ्यता 2500 से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक चली थी। ओके, और भारत में विकसित होने वाली एक और प्रारंभिक लेखन प्रणाली जो है वो ब्राह्मी लिपि, और यह सिंधु लिपि के बाद विकसित हुई थी। ब्राह्मी लिपि में कई एशियाई लिपियों का भी विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि को बाईं ओर से दाएं ओर लिखा जाता है, तो अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि में लिखे गए शिलालेख ईसा पूर्व की 3वीं शताब्दी के है। तो ब्राह्मी लिपि से कई आधुनिक भारतीय लिपि और दक्षिण पूर्व तथा एशियाई में पाए जाने वाली कई सौ लिपियों का भी विकास हुआ है। और ब्राह्मी लिपि आपकी उत्तरी और दक्षिण भारत के दो व्यापक प्रकारों के रूप में विकसित हुई है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो यहाँ पे जीके का पार्ट समाप्त होता है और यहाँ से हम आपकी हिंदी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हिंदी का आपकी शुरुआत का पहला क्वेश्चन था, दिए गए रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है। ठीक है, विलोम शब्द ज्ञात करनी, संसार नश्वर है। ठीक है, नश्वर का आपको क्या होगा, आपका अनश्वर हो जाएगा। ठीक है, नश्वर का आपका राइट आंसर होगा अनश्वर। विलोम शब्द पूछा, ठीक है, नश्वर का आपका अनश्वर विलोम शब्द होगा। अब देखिए दूसरे में, इसमें क्या रेखांकित हमें सार्थक शब्द का उपयोग करना है। पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक पुस्तक उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो हाथ से लिखी हुई पुस्तक होती है, उसके लिए सार्थक शब्द कौन सा है? चित्र पुस्तक, लिपि पुस्तक या छाया पुस्तक। इसको जो राइट आंसर है वो आपका होता है, जो हाथ से लिखी हुई पुस्तक होती है उसको पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर पांडुलिपि, इसके लिए ज़्यादा सार्थक शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिए गए रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। दुरुपयोग ना करें। ठीक है, तो दुरुपयोग का आपको जो रेखांकित है, इसको दुरुपयोग का आपको विलोम बताना है। दुरुपयोग का आपका हो जाएगा सदुपयोग। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प है। ठीक है, मैं डैश डैश में अपने परिवार के साथ घूमने जाऊंगा। मैं गाड़ी में अपने परिवार के साथ घूमने जाऊंगा। मैं अपने परिवार में घूमने जाऊंगा। मैं कल घूमने जाऊंगा। मैं कल में, ठीक, गाड़ी में या दिसंबर में। तो मैं राइट आंसर इसका जो होगा, मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाऊंगा। यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक बैठा रहा है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे गाड़ी भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गाड़ी क्या है, पुल्लिंग नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्ठक में पर्यायवाची शब्द का सही निरूपण करता है। ठीक है, जो पर्यायवाची हो, इसमें आपको ध्यान देखना है। ठीक है, इसमें क्या है, पर्यायवाची आपको बताना है। ईश्वर की शरण में जाना ही प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। ठीक है, प्राप्ति का, परिमात्र का, छुटकारा का, उद्गम का, या विमुक्ति का। ठीक है, तो इसमें आपको जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है उद्गम का। ठीक है, उद्धार का उद्गम। क्या इसमें लिखना क्या है भाई? ठीक है, इसमें आपको क्या लिखना था, पर्यायवाची शब्द लिखना था, उद्धार का उद्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, उसमें आपको सही वाले को विकल्प में चुनना है। महाभारत में कहा गया है कि जो धर्मों का सम्मान नहीं देता है वह धर्म नहीं है। तो वह कौन सा धर्म नहीं है? तो भाई आपका जो धर्म नहीं होता है वो होता है, उसे हम कहते हैं अधर्म। ठीक है, तो वह धर्म नहीं है, तो धर्म नहीं है क्या मतलब हो गया, अधर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में उचित पर्यावरण शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पर्वत स्थिर है। ठीक है, तो इसमें इसमें स्थिर का पर्यायवाची क्या होगा भाई, निश्चल। ठीक है, स्थिर का पर्यायवाची नहीं होते, निश्चित गिरावट नहीं होता, सुगम भी नहीं होता, मंगल भी नहीं होता, इसमें आपका निश्चल हो जाएगा राइट आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। देखिए, रात होते ही बढ़ गई, क्या बढ़ गई? तो भीड़, बढ़ा, भाड़ या भाप। ठीक है, तो राइट आंसर इसका रात होते ही भीड़ बढ़ गई। ठीक है, राइट आंसर बी, भीड़ पर रेट हुआ है। नेक्स्ट, उसमें देखिए 4 विकल्पों में मुहावरे का सही अर्थ इसमें लिखना है। ठीक है, इसमें आपको मुहावरा पहचानना है। अलादीन का चिराग। ठीक है, तो अलादीन का चिराग के लिए जो मोस्ट सूटेबल वर्ड है वो कौन सा होगा? तो आश्चर्यजनक वस्तु। ठीक है, जो आश्चर्यजनक वस्तु होती है अलाउद्दीन का चिराग, इसका राइट मुहावरे का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए कोष्ठक में दिए गए शब्द का तत्सम रूप का सही रूप है। ठीक है, तो उसका क्या है? तत्सम रूप इसमें होना चाहिए। तत्सम पूछा है, मेरे पड़ोसी का घर बन रहा था इसलिए बहुत सी ईंट। ईंट का तत्सम क्या है? ईंट का तत्सम आपका होता है इष्टिका। ठीक है, राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए दिए गए वाक्य का बाह्य वाक्य ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाला चुने। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। विद्यार्थी शब्द 2 शब्दों के योग से बना है। विद्यार्थी प्लस विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, तो इसमें आपका गलत क्या है? 2 शब्द के नहीं, 2 शब्दों के योग से बनता है। ठीक है, तो उसमें शब्द बिल्कुल ये वाला गलत होगा। 2 शब्द के योग थे, 2 शब्दों के योग से बना है। ठीक है, शब्दों लिखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सरल रूप से व्यक्त करता है। ठीक है, तो उसका मुहावरे का अर्थ आपको झांसा देना। तो झांसा देने का क्या? धोखा मिलना, धोखा होना, धोखा देना या भड़काना। ठीक है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होता है वो आपका होता है धोखा देना। ठीक है, झांसा देना या धोखा देना एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी उसमें आपको चुनना है। ठीक है, आपका इसमें आपकी शुद्ध वर्तनी होती है वो आपकी है, दीपक रोशनी प्रदान करता है, दीपक रोशनी प्रदान करता है, राम की तुलना कबीर से मत करो, यह मशीन सब कार्य करती है, औरत में बहुत शक्ति होती है। ठीक है, तो आपका चौथा वाला बिल्कुल राइट होगा, ऊपर वाले तीनों गलत हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को चयन कीजिए जिसमें अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं वाला चुने। हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस में को कुछ ना कुछ विषय के साथ मनाई जाती है और यह विशेष रूप से पर्यावरण पर किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें आपको राइट आंसर देखना है अच्छी तरह से। देखिए, तो इसमें आपका जो राइट आंसर कौन सा होता है? साथ मनाई जाती और यह विशेष रूप से पर्यावरण पर। ठीक है, तो इसमें आपका जो गलती इसमें अपनी गलती आपकी साथ मनाई जाती है और यह विशेष रूप से विशेष विषय। ठीक है, विशेष विशेष इन 2 शब्दों का यूज नहीं होगा, केवल विशेष रूप से हो। ठीक है, विशेष विशेष नहीं होगा, एक शब्द का यहाँ पे यूज होगा। विशेष रूप से पर्यावरण के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 2 वाला होगा, इसमें आपकी गलती नजर आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित वाक्य के लिए सार्थक शब्द चुनना है। देवताओं का उपवन। तो देवताओं के उपवन के लिए सार्थक शब्द क्या है? अशोक वाटिका, स्वर्ग, नंदकानन और राधा रमणी। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर है वो आपका है नंदकानन। ठीक है, देवताओं का उपवन कहते हैं नंदकानन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसमें आपका क्या है? ये पैराग्राफ दिया है, उसमें आपको जो खाली स्थान है उसको आपको भरना है जहाँ पे अच्छा लगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है? रिक्त स्थान एक के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हार्ड क्या है? देखिए यहाँ पे एक में फ्रांस का एक गैर सरकारी है जो युद्ध, ठीक है, नाम से जाना जाता है। तो फ्रांस का एक गैर सरकारी कौन है भाई? हार्डवेयर या संचालक सॉफ्टवेयर संगठन। तो गैर सरकारी क्या होगा? संगठन। इसमें क्या होगा? राइट आंसर आपका गैर सरकारी संगठन है जो युद्ध क्षेत्र और बीमारियों से। दूसरी जगह पे क्या होगा? यहाँ पे अब देखिए दूसरी जगह पे बीमारियों से अतिक्रमण परिचित राजपथ प्रभावित, बीमारियों से प्रभावित। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका प्रभावित हो जाएगा, जो बीमारियों से प्रभावित है। अब देखिए तीसरे जगह पे क्या है? तीसरे को पढ़ते हैं, यह संगठन 3 बीमारियों, संगठन 3 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भरना है। यह संगठन बीमारियों जैसे मधुमेह द्वारा प्रतिरोध से मदद करता है। यह संगठन जैसे बीमारियों, यह संगठन विभिन्न विनाश अनुग्रह अत्यंत, यह संगठन विभिन्न बीमारियों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? विभिन्न आ जाएगा। ठीक है, ये संगठन विभिन्न बीमारियों जैसे कि मधुमेह दवा प्रतिरोध जैसे में मदद करता है। ठीक है, चौथे नंबर पर देखिए क्या आएगा आपका, ध्यान से देखना। चौथे नंबर के पढ़ लेना एक बार लाइन को। MSF को कई महाद्वीपों पर उनके अनुभव था, बेकार था, मानवीय था या अतिशयोक्ति था।
ठीक है? तो इसके जो अनुभव थे वो मानवीय था, ठीक है? उनका जो अनुभव था वो कैसा था? मानवीय था। तो मानवीय यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए क्वेश्चन है, बी 5वां स्थान उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। 5वां स्थान देखिए क्या है यहाँ पे? ये वाला है। 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है? तो क्या है? दंड से, मेरिट से या पुरस्कार से? नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है? तो 4 नंबर बिल्कुल राइट होगा। यहीं तक आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।